सानवी तालीमी बोर्ड कराची के तहत मैट्रिक के इम्तहानात का बुरा हाल। आज सुबह कंप्यूटर का पर्चा लीक होने के बाद दूसरी शिफ्ट में जर्नल साइंस का पर्चा भी लीक हो गया है। अपडेट कर रहे हैं, सानवी तालीमी बोर्ड कराची के तहत मैट्रिक इम्तहानात का बुरा हाल सामने आ रहा है। इस पर मजीद बात कर लेते हैं, आयमा खान हमारे साथ मौजूद हैं। आयमा, ये क्या होता जा रहा है, इतना बुरा हाल हो गया है इम्तहानात में? जी बिल्कुल, देखें ऐसा ही है। सुबह हमने देखा कि कंप्यूटर साइंस का पर्चा जो है वो आउट हो गया था। इम्तिहान से कबल ही जो है वो पर्चा आउट हो चुका था। व्हाट्सएप ग्रुप पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है वो पर्चा मौजूद था। और अभी भी हमने देखा कि जैसे ही जनरल साइंस का पर्चा जो है वो शुरू हुआ, उससे कबल ही जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है वो पर्चा आ चुका था। और जब उसको मैच किया गया तो वो सेम वही पर्चा था जो कि जो है वो इस वक्त तलबा जो है वो इम्तिहानी सेंटर में बैठ के दे रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये कि जो है वो पर्चा ना सिर्फ आउट हो रहा है, बल्कि जो है वो इन पर्चों के सॉल्व पेपर भी जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप पर दस्तियाब है। इससे ये साबित होता है कि इम्तिहानी मराकज़ में जो है वो मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके बाइस जो है वो बच्चों को सॉल्व पीडीएफ की सूरत में, मुकम्मल पीडीएफ की सूरत में जो है वो पर्चे बच्चों को जो है वो व्हाट्सएप पर फराहम किए जा रहे हैं और नकल जो है वो खुलेआम की जा रही है। लेकिन जो है वो इस पे तमाम लोग जो है वो खामोश हैं। समझ से बाहर पर ये बातें हैं कि किस तरीके से जो है वो पर्चा आउट हो जाता है। इसकी जिम्मेदारी जो है वो बोर्ड भी कबूल करने को तैयार नहीं है। बोर्ड इंतजामिया की जानिब से कहा जा रहा है कि अगर पर्चा जो है वो 50 मिनट पहले आउट हो जाता है तो इस पर बोर्ड की कोई जिम्मेदारी आयद नहीं होती है। अलबत्ता ये सेंटर वालों की गफलत है कि वो किस तरीके से जो है वो ये पर्चा आउट होने देते हैं। काम तरसील पर्चों की जो है वो सुबह हो जाती है, उसके बाद जो है वो बोर्ड के ऊपर इसकी कोई इस हवाले से कोई जिम्मेदारी आयद नहीं होती है कि पर्चा जो है वो किस तरीके से आउट हुआ। इस पर जो है वो चेयरमैन बोर्ड का भी यही मौकिफ है, जबकि हम देख रहे हैं सुबह जो है वो कंप्यूटर साइंस का पर्चा आउट हुआ। आयमा खान हमारे साथ मौजूद है। आयमा, ये भी अपडेट कीजिएगा, बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि सुबह पर्चा लीक होता है, सेकंड शिफ्ट का भी लीक हो गया पर्चा, कोई इकदाम नहीं। जी बिल्कुल, देखें ऐसा ही है। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है वो बोर्ड की कारकर्दगी और सेंटर्स के जो अंदर इन विजिलेंस टीमें हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि किस तरीके से जो है वो ये पर्चा आउट हो रहा है। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो मेहनत करके आ रहे हैं, ये वो मुकम्मल तौर पर उनके मुस्तकबिल के साथ जो है वो खिलवाड़ किया जा रहा है। चूँकि पर्चा आउट हो जाता है तो नकल माफिया वैसे ही सरगर्म है और वो जो है वो पीडीएफ बनाकर पीडीएफ की सूरत में जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो डाल देते हैं। वहां से जो है वो नकल करना बहुत आसान भी हो जाता है। नकल करने के लिए भी जी, मैट्रिक इम्तहानात का ये बुरा हाल है। कंप्यूटर के बाद जनरल साइंस का पर्चा भी लीक हो गया और इस पर तमाम तफसीलात दे रही थी हमारी नुमाइंदा आयमा खान, आपका बहुत शुक्रिया। सूबाई वजीर जामियात व बोर्ड ने मैट्रिक कंप्यूटर का पर्चा आउट होने का सख्ती से नोटिस ले लिया। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड सैयद शरफ अली शाह से रब्ता करके जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के अहकाम जारी कर दिए। मज़ीद जानते हैं, सूबाई वजीर के साथ मौजूद हैं आज़ाद नोडियो। आज़ाद, बताइएगा क्या कहना है इनका? जी, खासतौर पर इस वक्त इम्तिहानात का अमल जारी है, उसमें नकुल जो है वो इंतहाई अकुल के साथ किया जा रहा है। इस वक्त डिजिटल दौर है, उसमें जिस तरह नकुल किया जा रहा है वो किस तरह किया जा रहा है। आज भी शिकायत मौसूल हुई है कि कंप्यूटर का पर्चा जो है हलशुदा आउट हो चुका है। जो पर्चा आउट होने के बाद में बड़ा जो है तहलका मचा हुआ सोशल मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है इस वक्त महकमा जामियात व बोर्ड के वजीर हैं मोहम्मद अली मलकानी साहब। उनसे जानने की कोशिश करते हैं ये किस तरह हो रहा है, जबकि सिंध हुकूमत ने फैसला किया कि नकुल को अकुल के साथ रोका जाएगा, लेकिन नकुल जो अकुल के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है, ये किस तरह किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे माफियाज है कौन? मलकानी साहब, ये क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कि नकल अगर हो रहा है तो हम उसके ऊपर एक्शन भी ले रहे हैं। हमारे यहाँ जितनी बोर्ड्स के पहले इम्तिहान शुरू हुए थे, जिसमें सखर, लाड़काना और शहीद बेनज़ीराबाद, वहाँ आप देखेंगे तो कितने सारे केसेस जो हैं वो पकड़े गए हैं। हमने मोबाइल फ़ोन ने जो हैं वो पकड़ी हैं और वहाँ पे लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन हुआ है। जिन बच्चों ने कॉपी की है तो उनके ख़िलाफ़ भी एक्शन हुआ है। और आप देखेंगे आज से हैदराबाद डिवीज़न और कराची डिवीज़न में जो शुरू हुए हैं, तो कराची डिवीज़न की जैसे ख़बर आई है, हमारी एडिशनल सेक्रेटरी साहबा वो भी विज़िट कर रही है। हमने अपनी मिनिस्ट्री की तरफ से अपनी कमेटीज़ बनाई हुई है, बोर्ड की तरफ से कमेटीज़ बनी हुई हैं,
वहाँ पे जिस स्कूल की बात चल रही है वहाँ पे हमारे बोर्ड के चेयरमैन भी शरफ अली शाह साहब भी वहाँ पे गए हुए हैं और हम उसकी इंक्वायरी करा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला अगर कहीं भी कोई उसमें मलवस पाया गया तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। जी बिल्कुल, ये थे वजीर जामियात बोर्ड मोहम्मद अली मलकान साहब, जिनका कहना है हुकूमत का काम है इकदाम करना, अहकाम जारी करना, मुकामी इंतजामिया की जिम्मेदारी बनती है उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाए, लेकिन वालिदैन की जिम्मेदारी बनती है वो भी इस हुकूमती जो इकदाम उसमें मददगार साबित हुए। जो आज़ाद अपडेट करते हैं, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। कंप्यूटर का पर्चा किस तरह लीक हो गया, वजीर जामियात और बोर्ड मोहम्मद अली मलकानी ने नोटिस पर एक्शन हुआ है। एडिशनल सेक्रेटरी जामियात और बोर्ड अफशान रुबाब का इम्तहानी सेंटर्स का दौरा है। अफशान रुबाब ने मुख्तलिफ इम्तहानी सेंटर्स का दौरा करके नकल को रोकने की हिदायत की। एडिशनल सेक्रेटरी ने दफ़ा 144 पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी कर दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, आज़ाद नोडियो हमारे साथ मौजूद है। आज़ाद बताइएगा, एडिशनल सेक्रेटरी ने क्या हिदायत जारी की हैं? जी बिल्कुल, सुबह वज़ीर जामियात व बोर्ड के नोटिस के बाद खासतौर पर कराची शहर के मुख्तलिफ इम्तहानी सेंटर से जो मुसलसल पर्चे आउट होने का सिलसिला जारी है, इसका नोटिस लिया, जिसके बाद इस वक्त महकमा जामियात बोर्ड की एडिशनल सेक्रेटरी अफशान रुबाब ने कराची शहर के मुख्तलिफ इम्तहानी सेंटर्स का दौरा किया, वहाँ पर नकल को रोकने के अहकाम जारी किए। इसके साथ साथ जो हुकूमत ने फैसला किया है नकल को रोकने के लिए, इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाने, इसके साथ दफ़ा 144 नाफिज उस वाले से भी मुकामी इंतजामिया को सख्ती से अहकाम जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि किसी सेंटर पर अगर कहीं शिकायत मौसूल होगी तो उनके खिलाफ भी महकमा जाती कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नोडियो। नाज़रीन, सिंध पुलिस के 294 सब इंस्पेक्टर्स पर किस्मत की देवी मेहरबान हो गई। सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की मिल गई। तरक्की महकमाना तरक्की कमेटी की सिफारिशात पर दी गई। तरक्की पाने वालों में ख़वातीन और मर्द सब इंस्पेक्टर शामिल है। 6 रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर के भी भाग खुल गए। रिटायरमेंट के बाद अगले ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। जी बिल्कुल, सिंध पुलिस के 294 सब इंस्पेक्टर्स पर किस्मत की देवी मेहरबान हो गई है। सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की मिल गई। तरक्की महकमाना तरक्की कमेटी की सिफारिशात पर दी गई है। तरक्की पाने वालों में ख़वातीन और मर्द सब इंस्पेक्टर्स शामिल हैं। 6 रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर के भी भाग खुल गए हैं। रिटायरमेंट के बाद अगले ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। अब नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं, सिंध पुलिस के 294 सब इंस्पेक्टर्स हैं जिस पर किस्मत की देवी मेहरबान हो गई है। इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर के सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की मिल गई है और तरक्की डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की सिफारिश पर दी गई है। और तरक्की पाने वालों में ख़वातीन और मर्द सब इंस्पेक्टर्स शामिल हैं और 6 रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर के भी भाग खुल गए हैं। रिटायरमेंट के बाद अगले ओहदे पर तरक्की दे दी गई है और प्रमोशन कमेटी ने 414 सब इंस्पेक्टर्स के नामों पर गौर किया। सब इंस्पेक्टर्स को फौरी तौर पर अगले ओहदे पर तरक्की मिल गई। 247 सब इंस्पेक्टर्स को फ्यूचर पोस्ट पर तरक्की दी गई है, जबकि 47 हैं सब इंस्पेक्टर्स को फ्यूचर पोस्ट पर तरक्की दी गई है। अप्रैल से जुलाई तक खाली होने वाली असामियों पर तरक्की मिलेगी। और दूसरी जानिब गदागर माफिया शहर के चौक चौराहों और सिग्नल्स पर कब्जे जमाए बैठे हैं। तारिक रोड पर भी शहरी गदागरों से परेशान हो गए हैं। जी हाँ, आपको इस हवाले से बताएं, गदागर माफिया शहर के चौक चौराहों और सिग्नल्स पर कब्जे जमाए बैठे हैं। तारिक रोड पर भी शहरी गदागरों से परेशान है। इस वक्त हमारे नुमाइंदा अक्सा शाहिद तारिक रोड पर मौजूद है, उनसे भी मज़ीद तफसीलात लेंगे। अभी अपने नाज़रीन को बताएं कि गदागर माफिया शहर के चौक चौराहों और सिग्नल्स पर कब्जे जमाए बैठे हैं। तारिक रोड की सूरत हाल बताएं जहां पर शहरी गदागरों से परेशान है और कहा जा रहा है कि गदागरों को यहां से उठाया जाए। गदागर माफिया शहर के मुख्तलिफ चौक चौराहों और सिग्नल्स पर कब्जे जमाए बैठे हैं। तारिक रोड की बात करेंगे जहां पर शहरी गदागरों से परेशान है। ख्वाजा सरा भी भीख मांगने वालों में शामिल है और कराची की सड़कों और चौराहों की बात हो रही है जहां पर गदागरों के डेरे हैं। इस पर मज़ीद बात करेंगे, अक्सा शाहिद ने हमें ज्वाइन किया है। अक्सा बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कराची में गदागरों की यलगार है। हर ट्रैफिक सिग्नल पे गदागर जो है वो हमें
पाए जाते हैं, मिलते हैं, इंतज़ार करते हैं ये किस तरह के ट्रैफिक रुके और शहरों की तरफ जो है वो इनका बढ़ाव होता है। जैसे ही ट्रैफिक बंद होता है ये मुख्तलिफ जो है वो गाड़ी पर सवार शहरी हों या फिर बाइक पर हों, उन लोगों का जो है वो घेराव करते हैं और कुछ ना कुछ जो है वो मांगने की कोशिश करते हैं। मैं इस वक्त तारिक रोड के शहीद मिल्लत रोड सिग्नल पर मौजूद हूँ, जहाँ पर भी आपको मेरे कैमरामैन अगर दिखा सकें, क्योंकि ये इन्होंने कैमरा देखते जो है वो यहाँ से रवानगी पकड़ ली और मुख्तलिफ जगहों पर जाकर जो है वो छुप गए हैं। दूर दराज ट्रैफिक पे भी यहाँ पे ये इस वक्त खड़े हुए हैं। दूसरी जानिब जो है वो दरख्त के नीचे भी जिस तरफ मेरे हाथ का इशारा है ये वहाँ पर भी जो है वो बैठे हुए हैं और ये कोशिश करें कि किसी तरह ये कैमरे की आंख से बच सकें ताकि जो है वो नज़र ना आए। लेकिन अगर हम बात करें कराची की मुख्तलिफ जगहों की, शाह फैसल फूड स्ट्रीट की, बहादुराबाद फूड स्ट्रीट की या फिर इम्प्रेस मार्केट की, सदर की, तारिक रोड पर जो डॉलमेन मॉल है वहाँ पर तो मुख्तलिफ तादाद में जो है वो ये यहाँ पर आते हैं और लोगों का जो है वो घेराव करते हैं, क्योंकि लोग अक्सर शॉपिंग करने आते हैं तो किसी न किसी तरीके से इनकी कोशिश होती है कि इनका भी जो है वो पूरा हो जाए। लेकिन अदालत के फैसले के बाद जो है वो अब इनके खिलाफ एक बड़ा क्रैकडाउन होने वाला है, जिसमें ये देखा जाएगा कि इनके जो अड्डे जो शहर कराची के दरख्तों के नीचे, फुटपाथों के पास, मुख्तलिफ चौराहों को जिन्होंने अपना गढ़ बना लिया है उनको खाली कराया जाएगा। आवाम जब फुटपाथ से गुजरती है तो ये पीछे लग जाते हैं। यूनिवर्सिटी, स्कूल और कॉलेज की जो लड़कियाँ यहाँ तक के सड़कों पर से गुजरती हैं तो उनका भी ये पीछा ले लेते हैं कि कुछ ना कुछ जो है इनको किसी तरह से मिल जाए। और यही नहीं, पहले ये होता था कि मर्द हजरात जो है वो मुख्तलिफ ट्रैफिक सिग्नल्स पे होते, लेकिन अब हम ये देखते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर ख़वातीन और बच्चे जो है वो बसों में चढ़ते हैं और जितनी भी बसें होती हैं मुख्तलिफ बसों में जो है ये कोशिश करते हैं कि कार्ड होते हैं इनके पास, अब कुछ कार्ड्स बना लेते हैं, कार्ड्स देते हैं लोगों की गोद में कि 20 रुपये उनको मिल जाए, 30 रुपये उनको मिल जाए। इस तरीके से जो है ये शहर कराची के आवाम को जो है यहाँ पे लूटा जा रहा है। यहाँ पे जिस वक्त मैं मौजूद हूँ तकरीबन इस चौराहे पे अगर हम इसी पूरे एरिया की बात करें तो कम से कम भी हमें 40 से 50 कदा घर जो है वो यहाँ पर मिल जाएंगे। सिर्फ खवातीन नहीं, बच्चे और बुजुर्ग औरतें भी इनमें शामिल हैं जो बाकायदा लाठी लेकर जो है वो मांगने की कोशिश करती हैं। और यही नहीं कि लोग अपनी खुशी से इनको दे तो उसमें खुश हो जाए, बाकायदा घेराव करते हैं, लोगों के दुपट्टे खींचने की औरतें कोशिश करती हैं, पकड़ लेती हैं, उन्हें आगे नहीं बढ़ने देती। खाने पीने की जगहों की बात करें तो गाड़ियों का घेराव कर लेते हैं, लोगों का खाना मुश्किल हो जाता है, टेबल्स पर आके जो है वो ज़बरदस्ती खड़े हो जाते हैं कि इनको दिया जाए वरना ये आगे नहीं बढ़ते हैं। बहुत सी दफ़ा हमने ये भी देखा है कि अक्सर जो है जो शहरी होते हैं उनसे मुँहमारी भी हो जाती है, वो ज़बरदस्ती भी करते हैं कि इनको किसी तरीके से आगे बढ़ा दिया जाए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि माह रमज़ान का जो महीना था उसमें भी काफ़ी बड़ी तादाद में हम देख रहे थे कि जो गदागरों की तादाद थी वो शॉपिंग सेंटर के बाहर या फूड स्ट्रीट के बाहर जो है वो शहरी तक जो है वो लगी हुई थी। किसी तरीके से यही कोशिश थी कि आवाम जो है वो इनकी मदद करे। इसमें जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनका नहीं पता चल पाता, ख़ासतौर पर जो फेक लोग होते हैं वो ज़्यादा सामने आने लगते हैं, बच्चे हों, बड़े हों या फिर की खवातीन हो, मुख्तलिफ बसों का रुख करती हैं, मुख्तलिफ ट्रैफिक सिग्नल्स का रुख करती हैं और मुख्तलिफ जो है वो खिलौने बेचे जाते हैं। यहाँ तक कि जो है उनकी मुख्तलिफ टाइमिंग से डिसाइड हो जाती हैं कि सुबह के टाइम इन्होंने क्या चीज़ बेचनी है, रात के टाइम इन्होंने क्या चीज़ बेचनी है। कोई गजरे लेके खड़ा हो जाता है तो कोई रुमाल लेके खड़ा हो जाता है, कोई मुख्तलिफ जो है वो शॉपिंग कार्ड्स लेके आ जाता है। इसी तरीके से जो इनका सिलसिला है मांगने का वो चलता रहता है। और जैसा कि ट्रैफिक अभी बंद हुआ है तो मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं कि यहाँ पे बच्चे आ गए हैं और इनकी पूरी कोशिश है कि जितनी ट्रैफिक पे आबादी खड़ी हुई है इनका जो है वो घेराव किया जाए और मांगने की कोशिश की जाए। लेकिन अब क्योंकि अदालत का फैसला, वाले बच्चे भी वहाँ पर मौजूद हैं, गदागरों की भरमार है। गदागरों से मुतालिक अदालती हुक्म पर अमल दरामद आसान होगा, ना जेलों में गुंजाइश ना ही वेलफेयर होम्स में, तो गदागरों का आखिर हो गया क्या? इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मुमताज़ समाजी रहनुमा और रोशनी हेल्पलाइन के बानी मोहम्मद अली। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर कहिएगा, एक तरफ शहरी गदागर माफिया से परेशान है, दूसरी तरफ हुकूमत और इंतजामिया कोई एक्शन नहीं ले पा रही, ये आखिर मसला कैसे हल होगा? देखिए जी, मसला ऐसा हल होगा, मैं तो मसला कोई ऐसा नहीं है कि हुकूमत उसको हल ना कर पाए। मेरे ख्याल में बात यह है कि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की जरूरत है। तमाम ऐसे इदारों को जो इससे मुतल्लिका है उनको एक जगह बैठ के काम करने की जरूरत है। ऐसे हमारे पास गैर सरकारी बहुत सारे इदारे हैं जो बच्चों को रखते भी हैं, ऐसे बहुत सारे इदारे हैं जो ड्रग एडिक्ट बच्चों का इलाज भी कर सकते हैं, ऐसे बहुत से इदारे हैं जो फंड कर सकते हैं। बैतुल माल का पास आप देख लें, बैतुल माल वेलफेयर फंड मौजूद है हमारे पास, वो इस्तेमाल हो सकता है। हमारे पास सिंध का चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक्ट के तहत उनकी भी कुछ ड्यूटीज है कि वो भी इस पर काम कर सकते हैं। अब सिर्फ बात यह कि इन सबको एक जगह लेके बैठा जाए, पुलिस अपना एक रोल प्ले कर सकती है, गैर सरकारी इदारे अपना एक रोल प्ले कर सकते हैं, तो ये बीमारी जो फैल रही है बड़ी तेजी से,
अब आप देखें इसमें मुख्तलिफ कैटेगरी के बच्चे हैं जो पुलों के नीचे मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद होते हैं। एक बच्चा वो है जो ड्रग एडिक्ट है, एक बच्चा वो जो थोड़े से वक्त के लिए घर से नाराज होकर निकलता है और इसी ग्रुप में शामिल हो जाता है। उस बच्चे को दोबारा घर पहुंचाने का क्या इंतजाम है? कौन से इदारे हैं जो पहुंचा सकते हैं? ऐसे इदारे बहुत सारे जो करते हैं काम। वो कौन से इदारे हैं जो ड्रग एडिक्ट बच्चों को रिहैब प्रोग्राम के तहत उठा के ले जा सकते हैं, काम कर सकते हैं? ऐसा ये सारी चीजें मेरे ख्याल में लिस्ट डाउन करनी चाहिए, कल का इदारों को एक जगह बिठाना चाहिए। ये रोल जो है वो मेरे ख्याल में अगर सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री हमारा जो है वो रोल प्ले करे तो इन सबको एक जगह बिठाना चाहिए। हम जैसे इदारे बहुत सारे हैं जो कुछ मदद करना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो गदागिरी की बीमारी है ये तेजी से बढ़ रही है माशरे में। एक तो मसला ये है कि गुर्बत बहुत बड़ी तेजी से बढ़ी हमारे मुल्क में, एक इस लेवल पे चली गई है कि हर कोई चाहता है कि आसानी से वो पैसे कमा ले, और अब ये गदागिर मुख्तलिफ शक्लों में मौजूद है। यहाँ इन बच्चों की एक्सप्लॉयटेशन भी होती है और वो मुस्तकिल जो है उन जराइम का हिस्सा भी बन जाते हैं। वो बच्चा जो घर से नाराजगी से निकलता है आमतौर पे थोड़ा सा नाराज होके, वो बेचारा जब रोड पे आता है तो वो ऐसे जराइम पेशा नासिर के हस्ते चढ़े जाता है या ऐसे ग्रुप्स का हिस्सा बन जाता है, या तो फिर वो कहीं रोड पे आपको नशा करता हुआ मिलेगा, या फिर वो कहीं फुटपाथ पे बेहोश मिलेगा, या वो किसी जेल में मिलेगा आपको। तो इस बीमारी से अगर हमें निबर्द आजमा होना है, लड़ना है, काउंटर करना है, तो बहुत जरूरी है कि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करनी चाहिए। कानून की कोई हमें नए कवानीन लाने की जरूरत नहीं है। कवानीन हमारे मुल्क में, हमारे सूबे में बहुत हैं। बिल्कुल, कवानीन हमारे मुल्क और सूबे में बहुत हैं, इस पर काबू जो है वो अभी से पाना चाहिए। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे रोशनी हेल्पलाइन के बानी थे मोहम्मद अली, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और अक्सर शायद हमें अपडेट करेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शहर भर में गदागर माफिया शहरियों के लिए दर्द सर बन गए। मार्केटों, चौराहों और सिग्नल्स पर गदागर काबिज हैं। बच्चे भी भीख मांगने पर किसी से पीछे नहीं। इंतजामिया और पुलिस भी रोकथाम में बेबस दिखाई दी है। तफसीलात जानते हैं, सदर मोबाइल मार्केट के सिग्नल पर मौजूद हैं जुनेद जावेद। जुनेद, बताइए। देखिए जी, गदागर माफिया किसी भी शहर के लिए एक बदनुमा दाग है। इस वक्त जहां मौजूद है ये सदर का मेन चौक है। सदर चौक के ऊपर जो है तकरीबन 8 के करीब ये रोड्स हैं जहां पर मुख्तलिफ गदागर जो है वो अपने अपने रोड्स के ऊपर कब्जा जमाए बैठे हुए हैं। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, उस्मान मुस्तफ़ा के एक शख्स जो है वो कपड़े हाथ में लिए हुए कपड़े दिखाने के बहाने जो है वो भीख मांग रहा है, जबकि दूसरा एक खातून यहाँ पर मौजूद है जो कि वाइपर के ज़रिए लोगों के शीशे साफ करके जो है वो भीख मांग रही हैं। इनके नित नए तरीके होते हैं ये भीख मांगने के, लेकिन ये लोग जो है वो बाज नहीं आ रहे होते। मुताद्दिद मरतबा इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी की जाती हैं, लेकिन ये लोग दोबारा से जो है वो कब्ज़ा जमा लेते हैं। मेरे कैमरामैन आपको इस जानिब दिखाएंगे कि सारे बच्चे आप देखें कि एक लाइन में बैठे हुए हैं। बाकायदा तौर पर इनका एक नेटवर्क यहाँ चल रहा है। न सिर्फ ये सिग्नल बल्कि आगे अंकल सरी अस्पताल है उसका भी सिग्नल जो है वो इस वक्त गदागर माफिया से भरा हुआ है। और ये सारे बच्चे जो है वो उस वक्त तक उन लोगों को नहीं छोड़ते जब तक लोग इनके हाथ में 5, 10 या 20 रुपए जो है वो नहीं रख देते। इस वक्त अगर शहर के मुख्तलिफ इलाकों की बात की जाए तो शहर का कोई ऐसा इलाका, मार्केट या चौराहा मौजूद नहीं है जहां पर गदागर माफिया ने अपना कब्जा ना जमाया हुआ हो। जी। कराची प्रेस क्लब के बाहर सिंध के रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं। मुलाजमीन ने रेड जोन में जाने का ऐलान कर रखा है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे आसिफ जमाली मुजाहिरे में ही मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात लेंगे। जी आजिज, बताइएगा क्या कहना है इनका। जी, यहाँ पर कराची प्रेस क्लब के बाहर सिंध गवर्नमेंट के मुख्तलिफ सरकारी महकमों के रिटायर्ड मुलाजमीन जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। इन मुलाजमीन का मुतालबा ये है कि इनको ग्रुप इंश्योरेंस दिया जाए। इनके मुख्तलिफ मुतालबात हैं। इनका ये कहना भी है कि अगर इनके मुतालबात नहीं माने गए तो यहाँ प्रेस क्लब से निकल कर ये रेड जोन में दाखिल होंगे। यकीनन जब रेड जोन में दाखिल होंगे तो पुलिस इनको दाखिल होने नहीं देगी, लेकिन इस वक्त वो ये प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। मैं इनसे पूछ लेता हूँ, आपका क्या मुतालबा है? सबसे पहले हमारा ग्रुप इंश्योरेंस जो हमारी सैलरीज के काट लिया गया है, जो हम जैसे गवर्नमेंट ऑफ के सिंध के जिस डिपार्टमेंट में इंडक्शन होती है तो डे फर्स्ट से हमारी सैलरी से ग्रुप इंश्योरेंस कार्ड लिया जाता है। जो हमारे हमसाया सूबे हैं, गिलगित बल्तिस्तान हो गया या बलूचिस्तान हो गया और आजकल पंजाब ने भी दे दिया है, लेकिन हमारे साथ हर सूबे का कानून तो अपना होता है ना। ठीक है, लेकिन पैसे तो हमारे लिए कार्ड लिए गए हैं ना। जब मुल्क एक है तो कानून भी एक होना चाहिए।
अगर उन्होंने दे दिया है तो हमारे सिंध गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो भी हमारे। अच्छा, तो अभी क्या आप आगे जाएंगे रेड जोन में? इंशाल्लाह। तो हमारा इंशाल्लाह मकसद ये है ना, आप जो सवाल कर रहे हैं ना, तो कानून अलग है। मुल्क के हमारा ग्रुप इंश्योरेंस काटी गई है, हमारी तनख्वाह से काटा गया है, बैनुल फंड काटा गया है, लेकिन 3 सूबे में दूसरे सूबे में दिया जाता है, हमारे सूबे में नहीं दिया जाता है। हम पेंशनर का कितने मुलाजमीन का ये मसला है? तकरीबन 8.5 लाख मुलाजमीन है, वो तकरीबन बिस्तर पर है। तो सबको बलुस्तान मिल चुका है, बैनुल फंड मिल चुका है, ग्रुप इंश्योरेंस मिल चुका है। उधर तनख्वाह 15% बढ़ाई गई तीनों सूबों में, लेकिन हमारे सिंध के साथ जो है ना वो इंतहाई ज्यादती है। सुना आपने कुछ लोगों को जिनसे मैंने बात की है कि जो बता रहे हैं कि जो रिटायर्ड मुलाजमीन है सिंध गवर्नमेंट के 8.5 लाख मुलाजमीन है जिनका ये मसला है और इनको ग्रुप इंश्योरेंस नहीं दिया जा रहा, बैनुअल जो फंड है इनका वो नहीं दिया जा रहा, जो इनकी तनख्वाह से काटी गई। इनका कहना है कि अगर इनका मसला हल नहीं हुआ तो ये लोग रेड जोन में जाकर एहतजाज करेंगे। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में ट्रैफिक हादसे के केस की समाअत हुई। पुलिस ने हादसे के जिम्मेदार ड्राइवर और गाड़ी के मालिक को गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने मुलजिम शहीर को 20 लाख रुपए के मचलकों के एवज जमानत दे दी। मुलजिम साजिद का नाम मुकदमे से खारिज कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी बिल्कुल, देखें बोर्ड बेसन के इलाके में ट्रैफिक हादसे में एक शख्स के जाँ बहक और ज़ख्मी होने का केस जिसकी समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में हुई। पुलिस ने गिरफ्तार 2 मुलजिमान को अदालत में पेश कर दिया। गिरफ्तार मुलजिमान में ड्राइवर सज्जाद और गाड़ी का मालिक शहीर शामिल है। अदालत ने गाड़ी के मालिक शहीर की ज़मानत मंजूर कर ली है और इसको जो है वो 20 लाख रुपए के ज़मानती मचलके जमा करवाने का हुक्म भी दे दिया, जबकि अदालत ने ड्राइवर सज्जाद का नाम मुकदमे से खारिज कर दिया है और उसे बरी ज़िम्मा करार दिया है। वाक़े का जो मुकदमा है उसके मुताबिक जो है ये वाक़या है वो तेज़ रफ्तारी और गफलत की वजह से पेश आया है। शहीर गाड़ी चला रहा था जबकि जो ड्राइवर सज्जाद है वो उसके बराबर में बैठा हुआ था। हादसे में जाँ बहक शख्स की शनाख्त जो है वो जमशेद मलिक के नाम से हुई थी, जबकि हादसे में जमशेद मलिक की जो बेटी है वो ज़ख्मी हुई है। इस हादसे का जो मुकदमा है वो जाँ बहक शख्स की अहलिया की मुद्दत में बोर्ड बेसन थाने में दर्ज किया गया था। डेयरी फार्मर्स ने कंज्यूमर एसोसिएशन में ठन गई है। कंज्यूमर एसोसिएशन ने दूध की कीमत में इजाफे की मुखालफत कर दी है। कौकब इकबाल का कहना है कमिश्नर ने दूध महंगा किया तो नहीं मानेंगे। काविश मेमन से तफसीलात जान लेते हैं। काविश मेमन बताइएगा। बिल्कुल, देखें, एक जानिब डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन है जिनका कहना है कि पैदावारी लागत में इजाफा हुआ है तो दूध की कीमत में इजाफा किया जाए। दूसरी जानिब कंज्यूमर एसोसिएशन जो सार्फिन की नुमाइंदा तंजीम है वो अब मैदान में आ चुकी है। उनका वाज़ेह तौर पर ये मौक़िफ़ है कि अगर दूध की कीमत में इजाफा हुआ तो उसको तस्लीम नहीं करेंगे। इस हवाले से देखा जा रहा है कि जो है वो कल जो है वो इजलास तलब किया गया कमिश्नर ऑफिस में, जहाँ पर दूध की कीमत का तयन किया जाएगा। तमाम स्टेक होल्डर्स को भी बुलाया गया है, डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के नुमाइंदों को भी बुलाया गया है, साथ ही साथ जो कंज्यूमर एसोसिएशन के चेयरमैन है कौकब इकबाल उनको भी तलब किया गया है। तो इस हवाले से उनका एक बयान सामने आया कि कहा है कि दूध की कीमत जो सरकारी इस वक्त 200 रुपये लीटर है, लेकिन मार्केट में हम ये देख रहे हैं कि खिलाफ वर्जी शुरू हो चुकी है। 210 से 220 रुपये तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दूध की जो फरोख्त है वो शुरू हो चुकी है। तो इस पर भी उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और कहा है कि कल जो इजलास है उसमें वाज़ेह तौर पर कंज्यूमर एसोसिएशन अपना मौक़िफ़ देगी और कहेगी कि दूध की कीमत में इजाफा नहीं किया जाए, बल्कि जो 200 रुपये लीटर सरकारी कीमत है उसी पर अमल दरामद किया जाए और जो 210 से 220 में दूध फरोख्त कर रहे हैं दुकानदार, दूध फरोश, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अलबत्ता जो डेयरी फार्मर्स है उनकी तरफ से भी ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि पैदावारी लागत बढ़ चुकी है और ये 200 रुपये लीटर पर दूध फरोख्त नहीं कर सकते। तो यही वजह है कि उन्होंने भी डेडलाइन दी थी 10 मई तक की कि 10 मई तक अगर कमिश्नर कराची दूध की कीमत का तयन नहीं करते तो फिर वो खुद इजाफा कर देंगे। और यही सूरत हाल जब गंभीर होती जा रही है तो यही मामले का नोटिस भी दिया कमिश्नर कराची ने और अब इजलास तलब कर लिया और कल हतमी फैसला हो कि आया दूध की कीमत में इजाफा किया जाता है या नहीं। जी, बहुत शुक्रिया काविश मेमन। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना है।